हेलो स्टूडेंट्स। गौतम करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो एडवांस लेवल की इलस्ट्रेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि एडवांस लेवल पे हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस से हम जेईई मेंस के क्वेश्चंस को भी सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कड़ी में अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि write the law of reflection of a light beam from a mirror in vector form using the directing unit vectors E cap and E dash cap of the incident and reflected beams and the unit vector and cap of the outside normal to the mirror surface। यानी ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है ये सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मींस यहां पे हमें कुछ नया नहीं निकालना कि हमने जैसे 10th क्लास तक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा है आज तक कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पॉलिश्ड सरफेस है, इस पॉलिश्ड सरफेस पे ये वाली इंसिडेंट रे है, ये हमने नॉर्मल बना रखा है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये आपका इंसिडेंट एंगल आई होता है, ये इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो कितना है, आर है। तो हम इसी के टर्म में एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर लिख देते हैं और ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है इसको कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में समझना है। डिफरेंट फॉर्मेट का मतलब है कि अब हम आई और आर के बजाय हम यूज करें कि ये यूनिट वेक्टर्स जो हैं उसके टर्म्स में हम इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे लिख सकते हैं, या सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होने वाला है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको जो चीजें काम में आएंगी वो मैं साइड टू साइड मेंशन करता रहूंगा और एक एक चीज को आपको समझना है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि रिफ्लेक्शन का हम रे डायग्राम बना लें। रिफ्लेक्शन का जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो सपोज दैट ये आपके पास में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया है, मींस एक पॉलिश्ड सरफेस आपको दिया हुआ है। इस पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर सपोज दैट ये वाली इंसिडेंट रे है, यहां पे मैंने नॉर्मल बनाया हुआ है और यहां पे ये रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये वाला आपका क्या बन गया, नॉर्मल। तो हम इस क्वेश्चन में जो जो डेटा हमें गिवन है उसी के हिसाब से चलते हैं। सपोज दैट ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, ये आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया यहाँ पे आई और यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, आर। लेकिन हम क्वेश्चन के हिसाब से चले तो हमें पता होता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आई का वैल्यू आर का वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं। तो हम आई और आर के बजाय क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा यूज कर सकते हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहां मैं आई को और आर को दोनों का वैल्यू एक ही टर्म में थीटा के टर्म में यूज करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। यानी हमारे पास ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये वाली आपकी इंसिडेंट रे हो गई और ये वाली आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई और यहाँ पे सपोज दैट ये वाला नॉर्मल बन गया। तो अब इस केस में आप खुद देखेंगे कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। यानी ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे है, ये वाली इंसिडेंट लाइट रे और ये वाली है रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अब यहां से हमें क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो क्या दिया हुआ है कि यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है हमें ई कैप और दूसरा दिया हुआ है ई डैश कैप। कौन कौन सी डायरेक्शन में है, एक इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है और एक रिफ्लेक्टेड लाइट की डायरेक्शन में है। दूसरी चीज ये यूनिट वेक्टर जो है वो है एन कैप। यूनिट वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको, एन कैप दिया हुआ है। यानी ये कौन सी डायरेक्शन का है, नॉर्मल टू द मिरर सरफेस। यानी ये जो नॉर्मल है इस डायरेक्शन में आपको एन कैप दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में आपको ई कैप दिया हुआ है और इस डायरेक्शन में आपको ई डैश कैप दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ई कैप दिया हुआ है, ई डैश कैप दिया हुआ है और ये वाला एन कैप दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके अंदर
कि आपके पास में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता हो कि हम कंपोनेंट्स कैसे करते हैं। तो जिन बच्चों को अभी कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पता, पहले वो ये चीज समझिए कि सपोज दैट आपको कहा गया कि ये कोई वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, अगर इसमें ए वेक्टर इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इस वाले कंपोनेंट को हम लिखेंगे ए कॉस थीटा और इस वाले कंपोनेंट को क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। लेकिन कई बार दिक्कत क्या होती है, यहां हमने देखा कि जो वेक्टर का एरो था वो ओरिजिन से बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन अगर कोई वेक्टर सपोज दैट ओरिजिन के अंदर की तरफ आ रहा हो, इस तरह से ये ए वेक्टर दिया हुआ हो, तो हम कंपोनेंट कैसे करेंगे। तो सपोज दैट आपको ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्सिस हमारे पास है उन्हीं के अपोजिट डायरेक्शन में हम नए एक्सिस बनाएंगे। जैसे ये है, इसके पैरेलल मैंने एक एक्सिस ये बना लिया, ये है तो इसके पैरेलल एक एक्सिस ये बना लिया। अब ये जेड की शेप में है अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला बन गया थीटा। अब आप ये देख सकते हो कि जो ओरिजिन था वो ओरिजिन अब चेंज हो गया, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा ए साइन थीटा। इसके अलावा आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है कि कौन सी डायरेक्शन क्या यूज करनी है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पास में जो ई कैप दे रखा है, ई कैप को कैसे सॉल्व करेंगे, और ई डैश कैप है तो ई डैश कैप को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ई कैप और ई डैश कैप दोनों के लिए हम पहले कंपोनेंट मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए बेटा, इसके अंदर आपका जो ये एरो आ रहा है वो एरो कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। अंदर आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पैरेलल मैंने एक एक्सिस ये वाला बना लिया और एक एक्सिस मैंने ये वाला बना लिया। यहाँ पे आप देख रहे हो तो एरो बाहर जा रहा है, इसमें कोई अपने को दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए तो अपन बिल्कुल सिंपल टर्म्स में चल सकते हैं। तो यहाँ पे ये ई कैप बाहर की तरफ आ रहा था यहाँ से, अब देखिए ये एंगल यहाँ पे थीटा बना हुआ है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, यहाँ पे थीटा बनेगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा, और यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा ई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा, तो ये बन जाएगा ई डैश कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा और यहाँ पे बन जाएगा ई डैश कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपसे कहूं कि आपको ई कैप को लिखना है, तो ई कैप को लिखने का तरीका क्या रहेगा। आपके पास दो कंपोनेंट होने वाले हैं। पहला कंपोनेंट आया है ई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अब आपको पता भी होना चाहिए कि कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ ई कैप का मैग्नीट्यूड या ई डैश कैप का मैग्नीट्यूड वो कितना होने वाला है, 1। तो यहाँ से ओनली आपके पास एक ही कंपोनेंट बचेगा, वो होगा आपका साइन थीटा। और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस का आई कैप साइन थीटा आई कैप, ठीक है। दूसरा वाला कंपोनेंट जो है वो आ रहा है आपका ई कैप कॉस थीटा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड हमने 1 ले लिया, तो यहाँ से बन जाएगा ये कॉस थीटा, और ये नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए इसमें ले लिया मैंने माइनस का जे कैप। तो यानी हमने ई कैप को इस तरह से लिखा है। सिमिलरली ई डैश कैप को लिखना हो तो लिखेंगे हम, दो कंपोनेंट है, पहला वाला कंपोनेंट साइन थीटा है, साथ में यहाँ पे आई कैप है, फिर प्लस दूसरा वाला कंपोनेंट जो है यहाँ पे कॉस थीटा है और यहाँ पे लिख दिया मैंने जे कैप। अब ये आई और जे क्या है वो चीज मैं और बता देता हूँ। हमारे पास दो डायरेक्शन है, इधर वाली डायरेक्शन एक्स है, इधर माइनस एक्स है, तो इसके लिए हम आई कैप यूज करने वाले हैं और इसके लिए माइनस का आई कैप यूज करने वाले हैं। इस वाली डायरेक्शन को हम जे कैप ले लेंगे वाई एक्सिस पे, और इस वाली को हम यूज करेंगे माइनस का जे कैप यानी माइनस का वाई एक्सिस। तो अब इसमें एक चीज काम से देखना कि एन कैप जो है वो हमारा जे कैप की डायरेक्शन में आ रहा है, तो बाद में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि जे कैप की जगह हम एन कैप यूज कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकुलर इस डायरेक्शन के लिए और इस डायरेक्शन के लिए कोई यूनिट वेक्टर हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम उसकी जगह डायरेक्ट आई कैप का यूज कर सकते हैं। तो यहां से अब मेरे पास में ई कैप और ई डैश कैप आ चुका है, तो मैं सबसे पहले यहां से कर रहा हूं कि सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं कर रहा हूं फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में से मैं सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं,
तो यहां से देखना ई कैप माइनस ई डैश कैप, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से आ जाएगा कॉस थीटा माइनस जे कैप, तो माइनस जे की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ वो बाद में लिख देंगे, चलो माइनस का कॉस थीटा जे कैप, दोनों टर्म सिमिलर हैं तो ई कैप माइनस ई डैश कैप इक्वल्स टू माइनस का 2 कॉस थीटा जे कैप आ गया। और मैं इस जे कैप को यहां से अब रिप्लेस करने वाला हूं और रिप्लेस करके क्या लिखने वाला हूं, एन कैप, क्योंकि आपको पता है इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि वेक्टर एन कैप ऑफ द आउटसाइड नॉर्मल टू द मिरर सरफेस, यानी मिरर सरफेस के ये पहले ही परपेंडिकुलर आपको एन कैप यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। तो यहां से मैंने इस जे कैप को हटा के डायरेक्ट एन कैप यूज कर लिया। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया थर्ड। अब जो मेन हमारा टास्क बचा है वो टास्क ये है कि हमारे पास में ई कैप माइनस ई डैश कैप आ चुका है, माइनस का 2 कॉस थीटा एन कैप आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस कॉस थीटा को यहां से रिप्लेस करना है, कॉस थीटा को हमें हटाना है। अब कॉस थीटा को हटाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ध्यान देना। जैसे हमारे पास में ये वाला एक वेक्टर दिया हुआ है ई कैप, एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ई कैप, ये ई कैप दिया हुआ है और इस डायरेक्शन में आपके पास में एक यूनिट वेक्टर है एन कैप। ये ई कैप जो है वो इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है जो अंदर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे एन कैप जो है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। तो ये ई कैप इधर इस पॉइंट पे आ रहा है और इन दोनों के बीच का जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल आपको पार्टिकुलर थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो दो बातें समझने वाली यहाँ पे हैं कि पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपसे कोई पूछे कि ई कैप और एन कैप के बीच का एंगल क्या है, तो जनरली बच्चा ये देखता है डायग्राम मुझे दिखा है कि ई कैप और एन कैप के बीच में एंगल थीटा बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा एक चीज समझाता हूं, पहले वो चीज समझना कि जब भी दो वेक्टर्स जब होते हैं, अगर दो वेक्टर्स के टेल से टेल मिलते हों या वेक्टर्स के हेड से हेड मिलते हैं, तो उस केस में जो इंटीरियर एंगल बनता है वही हमारा थीटा माना जाता है, जो अंदर की तरफ एंगल बनेगा वही हमारा थीटा होगा। लेकिन जिस केस में आपके पास में मैंने कहा कि यहाँ पे टेल मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है, तो हेड और टेल मिलेंगे और एंगल आपको अंदर वाला दे रखा हो तो ये एंगल कभी भी करेक्ट एंगल नहीं होगा। इस केस में क्या करना, इस आपको हेड को आगे बढ़ाना है और एक्सटीरियर में जो एंगल बन रहा है वही आपका करेक्ट एंगल होगा, यानी यहाँ पे एंगल क्या आएगा 180 माइनस थीटा। यानी हेड हेड और टेल टेल के केस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर भी आपको हेड और टेल मिला हुआ मिले तो वहां पे आपको ये देखना है कि हेड और टेल के केस में हेड को आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, फॉरवर्ड करने के बाद जो एंगल आता है वही आपका करेक्ट एंगल माना जाएगा कैलकुलेशन के लिए। दूसरी बात यह है कि दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट निकल के आता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम यूज करते हैं ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम यूज करते हैं बी, और जो एंगल थीटा होता है वो होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो कितना होने वाला है, यहाँ पे थीटा होने वाला है। तो हम वापस हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो अब आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल थीटा दिया हुआ है क्या ये करेक्ट है, तो आप ये कहेंगे कि ये आंसर करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेड और टेल मिल रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस हेड को थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर दें, हेड को थोड़ा आगे फॉरवर्ड करने के बाद देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल एंगल जो बनने वाला है वो बनेगा 180 माइनस थीटा, यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल होने वाला है वो होगा 180 माइनस थीटा। अब आपको मैंने अभी बताया कि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप निकालते हैं तो वो आता है ए बी कॉस थीटा। तो मैं आपसे कहूं दो यूनिट वेक्टर हैं आपके पास, एक है ई कैप, दूसरा है डॉट एन कैप। इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा, सबसे पहले आ रहा है ए क्या होता है, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है 1, तो यानी ई कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अगला एन कैप है, फिर से इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। आगे देखिए इसके अंदर इनटू में कॉस थीटा का मतलब 180 माइनस थीटा। तो ई कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 हो गया। अब एक चीज और आपके ट्रिग्नोमेट्री का यूजफुल कॉन्सेप्ट कि cos 180 माइनस थीटा,
जब भी 180 माइनस थीटा एंगल आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अपन पढ़ते हैं उनमें टोटल 4 क्वाड्रेंट आपको बता रखे हैं। 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 में सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट होता है और 270 से 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है और एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे टर्म्स नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि cos 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। इट मींस इसका जो वैल्यू आएगा वो माइनस का cos थीटा आएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 था, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इन दोनों का जब ओवरऑल हम रिजल्ट कंबाइन करें तो हमारे सामने कुछ ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है जिससे आपका सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अभी आपका जो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन है, आपका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। फटाफट से रिजल्ट आएगा, ध्यान देना। थर्ड वाला इक्वेशन था ई कैप माइनस ई डैश कैप इक्वल्स टू माइनस का 2 cos थीटा एन कैप, दैट वाज द थर्ड इक्वेशन। एंड फोर्थ इक्वेशन जो है वो है ई कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू माइनस का cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 4 है उसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो यूजिंग 4 इन थर्ड, 4 का वैल्यू हम थर्ड में पुट कर दें तो ई कैप माइनस ई डैश कैप इक्वल्स टू माइनस cos थीटा अपनी जगह पे है तो 2 एन कैप अपनी जगह पे आ गया और माइनस cos थीटा का वैल्यू है यहाँ पे ई कैप डॉट एन कैप, ई कैप डॉट एन कैप। तो हमें यहां से ई डैश कैप निकालना है तो ई डैश कैप को मैं ले जाऊं उधर और इसको ले आऊं इधर, तो ये बन जाएगा ई कैप माइनस 2 एन कैप ई कैप डॉट एन कैप। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो वेक्टर फॉर्म है वो आपके सामने है। क्या है वेक्टर फॉर्म, ध्यान से देखिए। दिस इज द यूनिट वेक्टर, is the unit vector in the direction of इंसिडेंट लाइट रे या लाइट बीम, यानी जो इंसिडेंट लाइट बीम है, जो लाइट मिरर के ऊपर आ रही है, स्पेरिकल मिरर के ऊपर आ रही है, उसका जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, सॉरी, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ये फाइनल रिजल्ट आया है, ई डैश है, ई डैश लिखा हुआ यहां पे, तो ये है रिफ्लेक्टेड लाइट बीम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ई कैप जो है, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट बीम, यानी इंसिडेंट लाइट बीम जो है उसी की डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर है। अब सवाल उठता है एन कैप क्या है, तो एन कैप जो है इट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो आपको सरफेस दिया हुआ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसके डायरेक्शन में ये आपका एक नॉर्मल होता है, या नॉर्मल बोल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, इसके ऊपर हमने ये नॉर्मल बना रखा है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। जैसे ये यहाँ पे मान लीजिए कि ये नॉर्मल बना हुआ है, तो ये वाला आपका इंसिडेंट लाइट रे हो गया, ये वाला रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गया। तो आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा वो होगा ई कैप, और इधर से जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा ई डैश कैप, और दिस इज द नॉर्मल, सो इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा एन कैप। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है ताकि आपके आगे वाले जो क्वेश्चंस है उनमें आपको हेल्प मिल सके। यानी ई डैश कैप इक्वल्स टू आया ई कैप माइनस 2 एन कैप ई कैप डॉट एन कैप।